नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की। बताते चले कि कल जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा और किस तरह का बजट रहने वाला है, अब हर किसी को इसका इंतजार है। बताते चले जम्मू कश्मीर की जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर एक लंबे समय के बाद यहाँ पर बजट जो है वो कल पेश होगा। कल पहली बार बजट उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे। इससे पहले 1947 से लगातार आप देखिए किस तरह से बजट वित्त मंत्री पेश करता रहा है, लेकिन अब पहली बार मुख्यमंत्री यहां पर बजट पेश करेंगे क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास वित्त विभाग है और उसी को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा। तो बताते चले कि बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें केंद्रीय बजट 2025 की अगर बात की जाए तो लगभग आप देखिए किस तरह से बजट जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया, जिसमें 2 फरवरी 2025 की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर बजट प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर प्रदेश की पुलिस के लिए 9,325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अनुदान और ऋण सहित अन्य मदों में 41,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए। केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.30 करोड़ रुपए मिले हैं। और साथ ही बताते चले कि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो बजट पेश होगा, इसी पर हर किसी की निगाह है कि आखिर किस तरह से बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जो दावे और वादे किए गए हैं उस पर काम किस तरह से किया जाएगा। और साथ ही साथ बताते चले कि 2021 में भी आपने देखा था कि 1,08,226 करोड़ रुपए का बजट लोकसभा के अंदर पेश किया गया था और जम्मू कश्मीर को यह बजट दिया गया था। लेकिन उसी के साथ अगर हम फरवरी 2025 की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए यहां पर रखे गए थे। 41,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो केंद्रीय सहायता की उम्मीद से कम नहीं था। लेकिन फिलहाल लगातार अब आप देखिए किस तरह का ये बजट रहने वाला है, क्योंकि 2024-25 के लिए बजट की बात करें तो 1,18,728 करोड़ रुपए था, जिसमें 67,133 करोड़ की समग्र केंद्रीय सहायता शामिल थी और जम्मू कश्मीर पुलिस की वेतन, पेंशन और अन्य लागतों के लिए 12,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। लेकिन उसके साथ साथ अब आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर 2025-26 का बजट पेश होने वाला है। कल उमर अब्दुल्ला इस बजट को पेश करेंगे। खास क्या कुछ रहेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर बड़ी बातें यहां पर रखी गई थी, लेकिन अब उस पर किस तरह से खरा उतरा जाएगा ये बड़ी बात रहेगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। राजीव गुप्ता है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत राजीव जी जुड़ने के लिए। नीलोफर मसूद है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत नीलोफर जी। और दीपांकर सेन गुप्ता है अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दीपांकर जी जुड़ने के लिए। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर जी सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि बजट को आप बखूबी समझते हैं और समझा भी सकते हैं। बताइए जरा किस तरह से देखते हैं कि कैसा बजट जम्मू कश्मीर के लिए कल पेश हो सकता है, या फिर अगर इस तरह का एक आप अपना फिगर या डाटा सामने रखते हैं कि ऐसे अगर बजट पेश किया जाता तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काफी तरीके से लाभदायक रहेगा। दीपांकर जी। आशा जी, पहले ये बता दूं, इस बजट में मैं पहले देखना चाहता हूं कि पिछले साल क्या हुआ था। हाँ। क्योंकि बजट जब पेश होता है, आपका इस साल का जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर छोड़ के पिछले साल क्या हुआ था, आपका बजट एस्टिमेट्स क्या था, आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या कहता है, वो बताया जाता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि खास करके जितना खर्च करना था क्या वो खर्च कर पाए कि नहीं। क्योंकि लगातार 2 साल में हमने देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके बड़ी बड़ी टारगेट्स रखे गए थे, 41,000 करोड़ रुपीस, और हमेशा आपका शॉर्टफॉल 10,000 करोड़ से हुआ है। तो जितना खर्च करना चाहते थे उतना खर्च कर नहीं पाए हैं जहां तक निवेश की बात है। वैसे जितना खर्च हुआ है वो भी काफी है, और इस देश इस रियासत के तारीख में कभी हुआ नहीं था। हाँ, पर वो खर्च हुआ, अच्छा हुआ है। पर जो आकांक्षाएं दी गई थी, जो बताई गई थी, उस आकांक्षा के मात्रा में हुआ नहीं है। तो फिर पिछले बजट नहीं दीपांकर जी, अगर हम पिछले बजट को लेकर ही बात करते हैं, जो मैं पेपर्स पे लेकर बैठी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए पहले 41,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए थे। उसके बाद 2024-25 में जो बजट आया था वो 1,18,728 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसमें मैंने पहले अपनी इंट्रो में भी बताया कि 67,133 करोड़ की समग्र केंद्रीय सहायता इसमें शामिल है। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस को आवंटित ये किया गया, जिसमें 9,325.73 करोड़ रुपए रखे गए थे। ये अप्रोक्सीमेटली अगर फिगर दिखाई जाए तो 9 लाख ना करके 9,325.73 बनती है। और उसके बाद 8,897.72 करोड़ राजस्व व्यय के लिए था और 428.01 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया था। अब इस पर फोकस करना है कि अगर यहां पर ये फिगर रखी गई थी तो इस बार
कितनी होनी चाहिए जो खर्च को लेकर आप कर रहे हैं, क्योंकि कैपेक्स बजट को लेकर भी, एक्सपेंडिचर को लेकर भी बात करना और फिस्कल डिफिसिट को लेकर बात करना भी जरूरी रहेगा इस बार। बिल्कुल जरूरी है। देखिए, दो बात, आप लोग खर्च की बात करें, कमिटेड एक्सपेंडिचर है। हाँ। ये सरकार को करना ही है, क्योंकि बेसिकली आपके पास इतना बड़ा पुलिस है और सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हुए इस पे आपको खर्च करना ही है। पर इसको छोड़ के भी आपका वित्तीय घाटा क्या होगा नहीं होगा ये आज आप तय कर पाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे निवेश तो करना ही करना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर आप जम्मू कश्मीर को देखें और हिमाचल के साथ तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से काफी आगे है। और यह मानना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में जो गैप था जम्मू कश्मीर और हिमाचल में वो काफी हद तक क्लोज हो गया है। पर कहां पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ मैं भी आपको बताता हूं। हमने सोचा था 5 साल केंद्र शासित था, पावर सेक्टर में जो घाटा है जम्मू कश्मीर का, हमने सोचा था वो क्लोज हो जाएगा, वो क्लोज हो नहीं पाया है। तो जहां तक खर्च करने की बात है, खर्च हुआ है, पर जहां तक रिसोर्सेस रेज करने की बात है वो सरकार कर नहीं पाई है। अबे हमें देखना है कि सामने साल में ये चुनावी सरकार ये कर पाता है कि नहीं, पर मुझे इसमें उम्मीद नहीं है। पर मैं ये देखना चाहता हूं कि इस बजट में इस सरकार ने इंडस्ट्री के लिए, खास करके टूरिज्म सेक्टर के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए क्या रखा है। क्योंकि देखिए, इस वक्त हमारी जो बजट है जम्मू कश्मीर में, इसमें आधा केंद्रीय सरकार से आता है। ये दर्शाता है कि आप कितना निर्भर है सेंट्रल गवर्नमेंट पर अगर आप इनकम जम्मू कश्मीर का देखें तो वो नेशनल इनकम के एवरेज से भी कम है। इसको इस राज्य सरकार को इसको रिवर्स करना है। कैसे कर सकता है? आपको किसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब आएगा? जब आपके पास रास्ता हो, जब आपका पावर सेक्टर ऐसा हो कि कम कीमत में आप दे सकते हैं। ठीक है दीपांकर, नीलोफर जी जवाब दीजिए। हमें देखने को वो मिलेगा, आपके लिए एक रोड मैप तैयार कर आपके सामने रख गए हैं, पिक्चर उन्होंने आपके सामने रख दी। अनम्यूट कर लीजिए। की है और मैं इस चीज को सेकंड करती हूँ जो उन्होंने यहाँ पर एनालिसिस रखी। इनफैक्ट बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड बजट के बारे में जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए, जितना अमाउंट हमारे पास आया हुआ है उसको किस तरीके से किस किस जगह पर एलोकेट करने की जरूरत है, ताकि एक साइड से आपकी जो आकांक्षा है यहाँ के लोगों की है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब पूरी हो जाएंगी, लेकिन कहीं अच्छी शुरुआत होने की जरूरत है। और साथ में रिसोर्स हमारे कैसे बढ़ेंगे वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है नहीं यहाँ पर, तो वो वसाइल नहीं है। तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है आप उनको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो सके। इसी तरीके से पावर की इन्होंने बात की, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनसे। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो पावर हमारा सेक्टर है बिल्कुल एलिंग है, उसमें ऑलरेडी हम लॉसेस में जा रहे हैं। तो उस लॉसेस को कैसे आप कैटर करेंगे और साथ में किस तरीके से जो आपने मैनिफेस्टो में वादे किए हुए हैं उसको भी आप किस तरीके से आगे चलाएंगे, ये भी एक चैलेंजिंग होगा उमर अब्दुल्ला साहब के लिए, क्योंकि वो खुद प्रेजेंट कर रहे हैं अपना मेड इन बजट इतने सालों 7 सालों के बाद। तो ये सब चीजें देखने की जरूरत है। साथ में युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी को वो किस तरीके से जनरेट करते हैं ताकि वो सेक्टर भी जो है कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी जो उनकी आशाएं हैं, मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो मैनिफेस्टो दे दिया गया है वो 5 साल रोड मैप है। एक फर्स्ट इस बजट को सामने रखकर वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम अच्छी शुरुआत होगी। आवाज आ रही है मेरी नीलोफर जी? जो फरवरी 2025 में अभी लेटेस्ट जो बजट लाया गया था, आवंटित जो राशि की गई है उसमें 4 परियोजनाओं को किस तरह से पैसा नहीं मिला था, ये बड़ी बात कही गई थी। लेकिन बजट के अंदर पहले इस पर पैसा नहीं रखा गया था, लेकिन फिर उसके बाद जब काम हुआ तो कुछ डिटेल सामने रखी गई कि इस बार प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन पिछले बजट में 624 मेगावाट की जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था उसके लिए 130 करोड़ रुपए दिए गए थे। फिर 800 मेगावाट जो रेटलिव हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए 476.44 करोड़ रुपए दिए गए। 540 मेगावाट का जो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट चल रहा है 171.23 करोड़ रुपए इसमें मिले।
उसी के साथ अगर हम झेलम तवी को देखते हैं, जिसमें झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट था जो कि JTFRP के नाम से चला, उसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पैसा आया नहीं था, मिला नहीं है, परेशानी है। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर काम किया गया। 2025 में भी जो बजट पेश किया गया 41,000 करोड़ रुपए दिए गए। वो भी आपने कहा कि उसमें 1,000 रुपए कम कर डाल दिए गए हैं। नीलोफर जी, देखिए, जब पुराना बजट जो पिछले साल का था फाइनेंशियल ईयर का, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ अमाउंट जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सका। शायद यहाँ पर एक के साथ दूसरा इलेक्शन, पहले लोकसभा के इलेक्शन फिर दूसरा इलेक्शन हो सकता है, कुछ अमाउंट जो वहां पर इन्वेस्ट हुआ जहां प्रोजेक्टों में होना चाहिए था, या बिजीनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो कहीं लगा नहीं, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब ये आंकड़े देखते हैं वो लैप्सी हो गया पैसा। तो वो पैसा आज यूटिलाइज करके अगर हम आज जितना हमें पैसा आया हुआ है उसमें डेवलपमेंट आगे हम बढ़ा सकते हैं। साथ में जो पैसा यहाँ पर दे दिया गया, अगर उसमें एक स्पेशल पैकेज भी होगा जिस तरीके से दूसरे रियासतों को दे दिया गया, ताकि यहाँ की जो बेसिक एम्यूनिटीज है उनको कैटर किया जा सके, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ जनरेट हो सके। जो हम डिपेंडेंट बाहर के इन्वेस्टमेंट पर है, मुझे लगता है कि अगर एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा तो हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपना एक रिसोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हैं तो जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, स्पेशल पैकेज की डिमांड हो रही है। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गुलिस्तान न्यूज चैनल का, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय आज हम सबके बीच में लेके आए हैं। और जो ये बात कर रहे हैं स्पेशल पैकेज की, मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंटर ने अपना पूरा रोल इस यूनियन बजट में निभाया है, जिसके माध्यम से उन्होंने 41,000 करोड़ का प्रावधान जम्मू कश्मीर सरकार के लिए रखा। उसके अलावा 9,000 करोड़ से अधिक का जो है वो फंड जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी रखा गया। और अगर आप इसके अलावा भी देखेंगे कि बहुत सारी परियोजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर में इस समय चल रही हैं, जैसे कि रेलवे लाइन का विस्तार। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि एक प्रदेश की जो तरक्की को बताता है कि और जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा उतनी ज्यादा तरक्की उस प्रदेश की रहेगी। इसी तरह से सड़क की परियोजनाएं जो दिल्ली अमृतसर और फिर कटरा तक के लिए 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। असेंबली में शायद उमर अब्दुल्ला को नहीं सुना है राजीव जी। वो कह रहे हैं कि क्या रेल को आप लाना यहाँ पर विकास मानते हैं, आप सड़कों का जाल बिछाना यहाँ पर विकास मानते हैं? आपने सुना उनको वो क्या कह रहे थे? देखिए, वो LG के भाषण को लेकर पूरी बात रख रहे थे जब उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये बहुत जरूरी है पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए। अगर ये सड़कें ना होंगी तो किस तरह से हम एक तरह जगह से दूसरी जगह मूव कर सकेंगे। ये एक तरक्की की ओर इशारा करता है कि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आगे सेंटर की तरफ से हो रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण, किस तरह से जम्मू का रेलवे स्टेशन, बडगाम का, ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट बनने जा रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली से लेकर जम्मू तक की अब तीसरी लाइन रेलवे की जो है वो उसका भी निर्माण शुरू हो गया है। दीपांकर जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर उन्होंने बात की है। बिल्कुल, देखिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर अपने आप को एक टूरिस्ट स्टेट समझता है। टूरिज्म के आंकड़े देखते हैं, आप अगर कंपेयर करते हैं तमिलनाडु से, तमिलनाडु का पॉपुलेशन ज्यादा है, पर तमिलनाडु को जितना टूरिस्ट मिलता है उसी हिसाब से अगर जम्मू कश्मीर अपने पॉपुलेशन के हिसाब से उतना टूरिस्ट पाता तो यहां पे टूरिस्ट अराइवल्स 3 गुना हो जाता। दूसरी बात है, अगर यहां पे इतने टूरिस्ट को एकोमोडेट करने हैं तो अगर आपके पास सड़क नहीं होंगे तो ये टूरिस्ट जाएंगे कैसे? इसीलिए मैं बार बार हिमाचल के साथ कंपैरिजन करता हूं। हिमाचल में आप कांगड़ा जाइए, चंबा जाइए, हर गांव में जाने के लिए रास्ता है और इसीलिए पर्यटक भी आते हैं। मतलब कि और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू प्रांत ब्रेक के लिए। चलिए दीपांकर जी अपनी बात पूरी कीजिए। दीपांकर जी आवाज आ रही है? नीलोफर जी जी जवाब दीजिए।
चुनौतियां काफी तरीके से रहेंगी। देखिए, चुनौतियां जहां हम चुनौतियों की बात करते हैं काफी ज्यादा है इस मौजूदा सरकार पर। स्पेशल पैकेज की बेसिकली अगर हम कहते हैं कि जरूरत क्या है, स्पेशल पैकेज में हम जो गुड्स और सर्विसेज टैक्स है उसका हम रिफंड फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स उसके लिए भी मांग करते हैं इस स्पेशल पैकेज में, ताकि एक इंटरेस्ट सबसर्वेंट जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है वो भी हो जाए और मैक्सिमम ग्रांट हमें मिले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि एक हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो उन चीजों के लिए हमारे जैसे हमने 140 रोड प्लस ब्रिज के लिए जो हमारा सबमिट हमने किया हुआ है नाबार्ड के पास, वो भी वहां पर पेंडिंग है, उसमें भी अमाउंट एलोकेशन की बहुत जरूरत है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर जो लोन ले लिए गए हैं या कैपिटल हमारा जो अमाउंट है उस पर 30% जो हमारा कम अमाउंट होने के लिए, इन सब चीजों के लिए अगर हम देखते हैं एक स्पेशल पैकेज की बहुत जरूरत है। साथ में एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यहाँ पर राइज हो गया है इन सालों में, उस चीज को भी कैटर करने के लिए वही मांग उमर अब्दुल्ला साहब ने रखी थी कि एक स्पेशल पैकेज अगर मिलता है कहीं ना कहीं हम इन डिमांड्स को जो इतने सालों से पड़ी हुई है नीलोफर जी वहीं रुक गई एड्रेस कर सकते हैं कि स्पेशल पैकेज होना चाहिए था। जी मैं नीलोफर जी को बताना चाहता हूं कि अभी 2021 में सेंटर ने एक पॉलिसी लाई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिसमें कि 3 तरह के बेनिफिट्स थे। जीएसटी का बेनिफिट था, उसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट था और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी थी। जो भी इंडस्ट्री 2026 या 2027 तक एस्टेब्लिश हो जाती है उसको अगले 10 साल के लिए सभी बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी यही सेम बेनिफिट्स किसी और तरह से, जैसे इंटरेस्ट का सबवेंशन है सीसी लिमिट पे, वो 5 साल के लिए दिया गया है। इसी तरह से टर्नओवर इंसेंटिव दिया गया है। इसी तरह से उनको जीएसटी में 10 साल के लिए रिबेट दिया गया है। ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए अलग से है जो 2031 तक वैलिड है। मैडम, ये ऑलरेडी सभी स्कीम्स सेंटर की तरफ से स्टेट में चल रही हैं। नीलोफर जी, और इसके अलावा जो भी अगर आप इस बजट को पढ़ेंगे, यूनियन बजट जवाब 2025-26 का, उसमें सरकार ने एमएसएमई की सभी लिमिट्स बढ़ा दी हैं। टर्नओवर लिमिट जो पहले 1 करोड़ होती थी माइक्रो के लिए, वो 2.5 करोड़ कर दी गई है। और जो उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट जो थी वो 1 करोड़ थी, वो 2.5 करोड़ कर दी है। टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ थी, 10 करोड़ कर दी है। इसी तरह से स्मॉल का भी बढ़ा दिया है, 10 करोड़ से 25 करोड़ और 50 करोड़ से 100 करोड़। जो 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया था, वही बजट मतलब कि जितनी ज्यादा देख लीजिए, अगर ये स्कीम्स 2021 तक थी तो मुझे लगता है फिर तो सारी राजीव जी ये है ना, आपको बताऊं, जो ये पैकेज 2021 में मैम आया था उसके अंतर्गत कम से कम 2 से 3 लाख युवाओं को नया रोजगार मिलेगा। पूरा बजट नहीं पढ़कर सुनाने की जरूरत है राजीव जी। मसला यहाँ पर ये है कि आपने जो पेपर पेश किया, 21 में पॉलिसी आई, नहीं समझिए ना, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि जो पेपर राजीव पेश किया गया वो ग्राउंड पर कितना लगा, विपक्ष ये कह रहा है। नीलोफर जी जवाब दीजिए जरा इस पर। देखिए राजीव जी, जितने आपने ये आंकड़े यहाँ पर गिनाए, मुझे लगता है कि ये आंकड़े जो है पेपर्स पर ज्यादा अच्छे लगते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं। अगर ये ऑन ग्राउंड इन्होंने कैटर नीड की हुई थी, जैसे हमारे जितने भी क्राइसिस है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लेकर, जो हमारे सिक इंडस्ट्रीज है, तो वो शायद मांग नहीं करते। जो हम इकोनॉमी बूस्ट की बात करते हैं, फिर हम आज उस इकोनॉमी का बूस्ट की बात नहीं करते। या अगर इसने कहीं ना कहीं हमारे युवा को, उनके अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर किया होता, कुछ परसेंटेज नीचे आया होता, शायद हम कहते कि डाउन द लाइन ये सारी चीजें जो है कामयाब रही है। मुझे नहीं लगता डाउन द लाइन ये सब चीजें जो है कामयाब रही है। राजीव जी ने खोलकर वो हमारे सामने रख दिया, सबके सामने रख दिया। लेकिन अगर 2024 की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पर राजकोषीय घाटा देखते हैं जम्मू कश्मीर का, जो कि 13,122 करोड़ रुपया रहा है, और सरकार का लक्ष्य था कि 3,913 करोड़ रुपए तक यहाँ पर घाटा जो है वो रखने का था लक्ष्य। लेकिन कितना काम हुआ, चुनौतियां अब नई सरकार पर किस तरह से रहेंगी, क्योंकि 2025 और 26 के लिए जम्मू कश्मीर को 41,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित तो किए गए, लेकिन सवाल यह है कि अलोकेट किस तरह से किया जाएगा। और जो राजीव जी भी पढ़कर बता रहे हैं कि डबल आपको यहाँ पर दिया गया है, चाहे वो स्कीम्स की बात करें, पैकेजेस की बात करें, जमीनी सतह पर वो कितना पहुंचता है, ये भी बड़ा सवाल रहता है। देखिए, जमीन पे ये स्कीम्स पहुंचते हैं,
सबसे बड़ी बात है, स्कीम्स होने के बावजूद भी लोग यहां पे आने से कतराते थे। पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वो डेवलपमेंट मैं इसलिए बड़ा मानता हूं क्योंकि पहली बार कॉरपोरेट इंडिया ने कश्मीर में एक मेजर इन्वेस्टमेंट किया है। जेके सीमेंट्स ने सेफको को टेक ओवर किया है। इसका मतलब है जो डर कॉरपोरेट इंडिया को था जम्मू कश्मीर को लेके, जो अनसर्टेनिटीज जो थी, मुझे लगता है कि ये सिग्नल देता है कि वो पुराने अनसर्टेनिटीज नहीं है। अब जम्मू कश्मीर को कुछ चीजें ठीक करना पड़ेगा। एक पावर सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा और दूसरा अपने रोड नेटवर्क को ठीक करना पड़ेगा। तीसरी बात जो ठीक करना पड़ेगा है अर्बन गवर्नेंस। मैं अगर यहां पे फैक्ट्री बनाना चाहता हूं तो मुझे आसानी से बिल्डिंग परमिट्स मिलना चाहिए, और ये जम्मू कश्मीर में हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हम पहले दोष देते थे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को, पर बात यह है कि इन 5 सालों में जितनी हमने इंप्रूवमेंट देखनी चाहिए थी वो इंप्रूवमेंट अभी भी दिखने को नहीं मिला है। जब तक लैंड एक्विजिशन, परमिशन फॉर बिल्डिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर आपको मुहैया नहीं किया जाता है, तब तक इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल है। नहीं, सबकी राजकोषीय घाटे से लेकर, दीपांकर जी, राजकोषीय घाटे से लेकर नौकरियों तक, आर्थिक मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए कितनी चुनौतियां रहेंगी अब नई सरकार के सामने? ये बड़ा सवाल है कि सरकार को कैसे निपटना होगा। देखिए, मैं एक यहां पे बात बताना चाहता हूं, जल्दी से बताइएगा। अगर ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बेसिकली ऑफ द स्टेट्स, उसमें ओडिशा नंबर 1 है। ओडिशा, जो हम बचपन में सुनते थे ओडिशा सबसे गरीब राज्य है, आज ओडिशा का पर कैपिटा इनकम वेस्ट बंगाल से ज्यादा है। उन्होंने ऐसा किया, कैसे किया? उन्होंने वित्तीय अनुशासन रख के किया। उन्होंने हमेशा अपना घाटा कंट्रोल में रखा, जो भी खर्चा किया वो ग्रोथ ओरिएंटेड किया। स्लोली बट श्योरली आज एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज हुआ है। जम्मू कश्मीर अगर ये अपनाता है तो जम्मू कश्मीर का भी यही होगा। और जिस तरह नवीन पटनायक जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर आप राइजिंग डेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे 2021 2010 से अगर आप आंकड़े देखेंगे 2022 तक, जो 2010 में यहाँ पर मैं चेक कर रही थी 1,01,462 करोड़, ये बढ़कर 1,12,797 करोड़ पहुंच गया है। तो एक इम्पोर्टेंट नीड है कि सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे एक्सपेंडेड रेवेन्यू, जो हमारा एक्सपेंडेड रेवेन्यू रिसोर्सेज है, उसका होना बहुत जरूरी है। इन दो चीजों को जब तक इस चीज को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है जो ये डेट्स हमारे बढ़ते ही जाएंगे। तो वो उनकी उसके लिए तो तालमेल बनाना पड़ेगा ना राजीव जी। केंद्र सरकार के साथ अगर यूटी के अंदर चलती हुई सरकार तालमेल बनाकर चलती है तो फिर लगता है कुछ आसार रहने वाले। दीपांकर जी भी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इस बजट में इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और अपने राज्य का विकास भी हो। नीलोफर जी, मुझे लगता है जिस इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं तो वो तो साथ में किस तरीके से जनरेट कर दिया जाएगा, उसमें रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरीके से आप उसको एलोकेट करके अपने यूटी के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिथियम है यहाँ पर, उस वक्त तो मुझे लगता है कि उस पर यूटी का कोई कंट्रोल नहीं रखा गया है। अगर उस पर कंट्रोल होता तो शायद हमारी जो नीड्स थे, बेसिक नीड्स, ये भी 2024 में जो डिटेल आई थी उसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का जो पर कैपिटा इनकम है 4,713 रुपए, लेकिन वही राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े पे अगर देखा जाए तो 4,534 दर्ज किया गया था। तो मतलब फोकस ज्यादातर इस पर करना ही पड़ेगा, अब तो कोई चारा नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर 2 सेक्टर्स पर अगर स्ट्रेस देता है इन द शॉर्ट रन, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर जी, जम्मू कश्मीर का बहुत भलाई हो सकता है और इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो जम्मू कश्मीर के पास है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल, और किस राज्य में है? और जम्मू कश्मीर ये नहीं कर पा रहा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो कश्मीर पे ही फोकस करते हैं और कश्मीर में 3 जगहों पे फोकस करते हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है ना कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपने सुना कि असेंबली के अंदर भी मुख्यमंत्री ने यही कहा
कि टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा, उस पर इकोनॉमी को जनरेट करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। एक बात, दूसरा पिलग्रिम जो टूरिस्ट पहुंच रहा है उसे टूरिस्ट में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये बड़ा चैलेंज रहेगा। देखिए चैलेंज क्या है, आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर कराना पड़ेगा, आपकी एक पॉलिसी के तहत जो नए टूरिस्ट स्पॉट्स है ना उसको डेवलप करने पड़ेंगे। देखिए आपके पास बदरवा जैसे जगह है, डूडू बसंतगढ़ जैसे जगह है, किश्तवाड़ पाडर जैसे जगह है जो कि कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है। कांगड़ा चंबा जाइए, वहां पे लाखों के तादाद में पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं। जम्मू के इन डिस्ट्रिक्ट्स को आप प्रमोट करिए, पुंछ राजौरी में इतने सुंदर जगह प्रमोट करिए। कश्मीर वादी में बहुत सारी जगह है जो लोग जानते नहीं है। हम सिर्फ गुलबर्ग की बात करते हैं, पहलगाम की बात करते हैं, सोनमर्ग की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवांकर जी जुड़ने के लिए। नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद, राजीव जी आपका भी धन्यवाद। बजट को लेकर ही बात हो रही थी, लेकिन कल जब बजट पेश होता है तो किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है, क्या सरकार सामने रखती है, इसी का इंतजार हर किसी को है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।